नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। आज हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में जी रहे हैं और इस टेक वर्ल्ड में जीने के नाम पर हम अपनी आंखों के खुद ही दुश्मन बन बैठे हैं। बिना पल के झपकाए देर तक मोबाइल स्क्रीन को निहारते रहते हैं। आजकल वर्क फ्रॉम होम भी बढ़ गया है, इस वजह से लोग लंबे समय तक मोबाइल और लैपटॉप से चिपके रहते हैं। वहीं कई बच्चे भी शौकिया तौर पर मोबाइल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। मोबाइल स्क्रीन पर एकटक देखने से आंखों का झपकना काफी कम हो गया है। हर मिनट अगर हम देखें तो 12 से 14 बार आंखें झपकती हैं, लेकिन मोबाइल स्क्रीन पर बने रहने से यह रेट सिर्फ 6 से 7 हो जाता है, बल्कि इससे भी कम हो जाता है कई बार। इससे आंखों में सूखापन बढ़ रहा है, आंखें कमजोर हो रही हैं। मोबाइल फोन का उपयोग बढ़ने से आंखों से जुड़ी नई तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। साथ ही उम्र बढ़ने, प्रदूषण और पोषण की कमी से भी आंखों की से जुड़ी कई तरह की बीमारियां हैं जो लोगों को घेर रही हैं। इसलिए आयुष्मान भव में आज बात आंखों की हिफाजत की। तो अगर आप या आपका कोई अपना आंखों से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहा है तो आप हमें अभी कॉल कीजिए। आज आयुष्मान भव में आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 3 अलग अलग पैथी के विशेषज्ञ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर कीर्ति सिंह, डायरेक्टर गुरु नानक आई सेंटर, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। साथ ही मेरे साथ हैं डॉक्टर नारायण बवलती, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ आई एंड ENT, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। साथ ही मेरे साथ है डॉक्टर SK मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर, नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो 3 अलग अलग पैथी के विशेषज्ञ आपके सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद हैं। हमारे फोन नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए। आंखों की समस्या की हम बात कर रहे हैं तो ये बताना भी जरूरी है कि जो दुनिया के 90% लोग दृष्टिहीन हैं वो विकासशील देशों में रहते हैं। सभी दृष्टिहीन में से 2/3 से अधिक महिलाएं हैं और दुनिया भर के 1/4 दृष्टिहीन लोग भारत में रहते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि सही पोषण, इलाज और उपाय अपनाकर 80% मामलों में दृष्टिहीनता से बचा जा सकता है। कमजोर आंखों की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आजकल कामकाजी लोगों का अधिकतर वक्त स्क्रीन के सामने गुजरता है। कंप्यूटर, लैपटॉप पर काम, मोबाइल पर ज्यादा वक्त गुजारना, घर में टीवी देखना, दरअसल ये सब हमारी जिंदगी में कुछ इस तरह शामिल हो चुका है कि इसके बगैर आज के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इन्हीं गैजेट्स का इस्तेमाल आज के दौर में आंखों को बहुत ज्यादा कमजोर बना रहा है। समस्या इतनी बड़ी है कि ये हर उम्र के लोगों को अपनी चपेट में ले रही है, फिर चाहे वो बच्चे हों या बड़े। इन गैजेट्स की वजह से आंखों पर काफी दबाव पड़ता है। ड्राई आई सिंड्रोम और कंप्यूटर विजन सिंड्रोम जैसे कई विकार आजकल गैजेट्स के ही ज्यादा इस्तेमाल की देन है। इस वजह से छोटे छोटे बच्चों की भी नजर कमजोर हो रही है। आज बड़ी संख्या में लोगों का बिना चश्मे के देख पाना मुश्किल हो गया है। आंखों से संबंधित कई समस्याएं होती हैं, जिनमें से कुछ बहुत मामूली होती हैं तो कुछ गंभीर। आंखें बहुत संवेदनशील हैं, इसलिए समस्या मामूली भी हो और समय पर ध्यान ना दिया जाए तो आगे ये गंभीर रूप ले सकती है। ऐसे कई संकेत हैं जो इशारा करते हैं कि आंखें कमजोर होने की शुरुआत हो चुकी है, जैसे आंखों में खुजली होना। लंबे समय तक लैपटॉप पर काम करने से आंखों में तनाव शुरू हो जाता है। ऐसे में आंखों में खुजली शुरू हो जाती है और आंखें बार बार रगड़ने का मन करता है। सुबह उठते ही धुंधला दिखना। सुबह उठने पर कुछ घंटों तक धुंधला दिखाई दे सकता है। ऐसे में आंखें कितनी ही बार क्यों न धो ली जाएं, लेकिन फिर भी पूरी तरह साफ नजर नहीं आता। उठने के काफी देर बाद नजर सामान्य होने लगती है। आंखों से पानी आना। आंखों से पानी आना भी आंखें कमजोर होने का संकेत है। ये समस्या तब और बढ़ जाती है जब हम कुछ लिखते, पढ़ते या फिर देखते हैं। आंखें लाल होना। आंखों के कोनों का लाल होना भी नजर कमजोर होने का संकेत है। ऐसी स्थिति में आंखें लाल ही नहीं होती बल्कि आंखें ड्राई भी हो जाती हैं। सिर के पीछे दर्द। आंखें कमजोर होने पर पूरे दिन सिर में हल्का दर्द हो सकता है। कभी कभी सिर के पीछे भी दर्द शुरू हो जाता है। खास तौर पर जब आंखें झुकाकर नीचे देखा जाए तो परेशानी बढ़ जाती है। नजर से जुड़े विकार होने से पहले ऐसे ही तमाम लक्षण मिलना शुरू हो जाते हैं और अगर समय रहते इन पर ध्यान दिया जाए और जरूरी उपाय अपनाए जाएं, तो आंखों की रोशनी को लंबे समय तक सही बनाए रखा जा सकता है।
तो क्या ऐसे उपाय हैं जिन्हें अपनाकर अपनी आंखों को हम स्वस्थ रख सकते हैं, ये बताने के लिए 3 विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं और कार्यक्रम के पहले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से हमें देवेंद्र ने कॉल किया है। देवेंद्र, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। और आपसे पहले ही गुजारिश है, सभी दर्शकों से मैं गुजारिश कर रही हूँ कि जब भी हमें कॉल करें अपनी टीवी की वॉल्यूम को बिल्कुल कम रखिए और एक बार में अपना सवाल पूछें। देवेंद्र, शुक्रिया कॉल करने के लिए। बताइए आपका सवाल क्या है। मैडम, मुझे तो आंखों में पानी गिरता है। उम्र क्या है आपकी? 60 साल है मैडम। जी, कब से ये समस्या आपको? साल भर हो गई सर। जी, साल भर से मैडम। साल भर से। प्रोफेसर कीर्ति सिंह। हाँ जी जी, सुनिए। 7 साल की है और आपकी आंखों में पानी गिरता है जी। तो जाहिर है 7 साल की उम्र में आपको ये कभी पहले हुआ था कि अब इस उम्र में होना शुरू हुआ है? नहीं मैडम, एक साल से मुझे अभी शुरू हुआ है, पहले कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी? जी तो नहीं। आंखों में पानी आने के बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहले कारण होता है कि आंखों में कुछ भी चला जाए तो आंखों का तरीका अपने आप को बचाने के लिए है कि टेयरिंग करेगी तो वो पानी आएगा, पर क्योंकि आपको 1 साल से लगातार आ रहा है तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी। पर सबसे कॉमन कारण ये होता है, अगर आपको साल से कॉन्स्टेंटली पानी आता है और आपको बार बार आंखें ऐसे पहुँचनी पड़ती हैं, इतना पानी आता है, तो उम्र के साथ जो हमारी लोअर लिड है वो थोड़ी वीक हो जाती है और जो इसकी पंपिंग कैपेसिटी है, नॉर्मली जो भी आंख का पानी होता है वो इसमें टीयर फिल्म के रास्ते से नाक में जाता है और वहाँ से अब्जॉर्ब होता है। तो उसकी जो कैपेसिटी है मसल्स की कम हो जाती है, तो उसको हम एपीफोरा बोलते हैं कि पानी नीचे गिर जाता है। उसका छोटा सा ऑपरेशन होता है। अगर एक्ट्रोपियन है तो उसका ऑपरेशन होता है और अगर एनएलडी ब्लॉक है तो उसका अलग ऑपरेशन होता है। सिंस आपको 1 साल से आ रहा है, इसलिए बेटर है आप किसी भी नज़दीकी डॉक्टर के पास जाके ये चेक कराएं कि डॉक्टर साहब मेरा आंखों का रास्ता तो नहीं बंद है, और अगर आंखों का रास्ता बंद है तो उसका इलाज अलग से होता है, और अगर मसल पंप कम हो गया है तो अलग होता है। लास्ट चीज़ ये कहूँगी, कई बार इरिटेशन और एलर्जी से भी पानी आता है। वो कभी कभी आएगा, एवरीडे नहीं आएगा, और उसमें यूजुअली थोड़ी बहुत खुजली होगी। अब डिपेंड करता है आपको इन तीनों में से कौन सा कॉज है। इधर वे इसका इलाज आराम से संभव है। नज़र तो नहीं कम हो रही ना आपकी, खाली पानी आता है, राइट? जी, वो कॉल पर नहीं है। इट्स ऑल राइट, आई थिंक ही गॉट द मैसेज। प्रोफेसर सिंह ने आपको तमाम चीज़ें बताई हैं और सबसे पहली सलाह जो उनकी है कि एक बार कारण पता करें, एक बार अच्छे डॉक्टर को दिखाएं और इसका इलाज भी मुमकिन है। फिलहाल एक और कॉलर जुड़े हैं, लखनऊ से हमें शिवम ने कॉल किया है। शिवम, शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। बताइए आपका सवाल क्या है। जी मैम, नमस्ते। नमस्कार। मेरी एज 25 है और 16 की एज में मेरी आईज जो है वीक हो गई थी। अभी -5 है मेरी आईज। तो मैम डॉक्टर्स को मैंने कंसल्ट किया तो कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि आप ये मेडिसिन लेंगे तो ठीक हो जाएगी आईज, और कुछ कहते हैं नहीं, मेडिसिन आप कितना भी ले लीजिए, आईज जो कमज़ोर हो गई वो वापस नहीं आती है। ठीक है। तो मेरा ये सवाल है कि क्या ये ठीक हो सकता है कि नहीं, और लेंस सर्जरी अगर हम कराते हैं तो कितना सक्सेसफुल होता है? ठीक है, आप एक शिवम थोड़ी देर कॉल पर बने रहिए। प्रोफेसर सिंह, पहले मैं आप ही से जवाब लूंगी इस बारे में। श्योर, दिस इज़ अ वेरी कॉमन चीज़। इनको 16 साल की उम्र में हुआ है शिवम। यूजुअली क्या होता है, बच्चों को इनिशियल टीनेज ईयर्स में हो जाते हैं, उसको हम स्कूल मायोपिया बोलते हैं, कि जैसे 10, 11, 12 पे अक्सर हो जाता है। और इनका -5 है 25 साल की उम्र में। दवाई का स्टडीज़ बहुत सारी आ रही हैं, एट्रोपिन स्मॉल डोज में यूज़ करी जाती है, पर वो छोटे बच्चों में, इस उम्र में शायद आपका वो संभव नहीं होगा शिवम जी। इस एज में 3-4 तरीके हैं चश्मे का नंबर को रिड्यूस करने के, तो नहीं, चश्मे से बिना चश्मे के काम करने के। एक तो जैसे चश्मा लगा रहे हैं, दूसरा कॉन्टैक्ट लेंस, और सेकंड होता है लैसिक सर्जरी या रिफ्रैक्टिव सर्जरी। रिफ्रैक्टिव सर्जरी प्रॉपर तरीके से कराइए, और कॉर्नियल थिकनेस और कॉर्नियल कर्वेचर अगर सही हैं और आपका नंबर स्टेबल है, तभी इन 3 स्थितियों में ही आप लैसिक या जो भी उसके अलग नाम भी हैं, रिफ्रैक्टिव सर्जरी कराइए। बाकी आपने पूछा क्या ये वापस आ सकता है, इस उम्र में नहीं आ सकता शिवम बेटा, बट ये ज़रूर है कि ना बढ़े और इससे ज़्यादा ना बढ़े, उसके लिए कुछ ज़रूर हिदायतें हैं। एक तो जैसे हम बात कर रहे थे, प्रीति जी भी पहले कह रहे थे, हमारे यहाँ एक कल्चर हो गया है, आई थिंक ऑल ओवर वर्ल्ड है, पर खासकर इंडिया में यंगस्टर्स में तो एडिक्शन हो गई है व्हाट्सएप की।
व्हाट्सएप या सोशल मीडिया नाम दे दीजिए। तो वो जो एडिक्शन को थोड़ा, अगर आप भी उसमें हैं, हिस्से में हैं, तो वो कम कर लीजिए, क्योंकि जितना कांस्टेंट नियर वर्क रहेगा विद डिजिटल स्क्रीन, इसको हम डिजिटल भी बोलते हैं, और अभी नया नाम आया कोविड के टाइम, क्वारंटाइन मायोपिया। तो आपकी स्थिति में तो नहीं होगा, क्योंकि आपको 16 साल की उम्र में हुआ था और अब आप 25 साल हैं तो 9 साल से है। वही चीज़ है, 3 चीज़ें, चश्मा लगा लीजिए, कॉन्टैक्ट लेंस लगा लीजिए या सर्जरी करा लीजिए। कम होने का चांस अभी नहीं है। ये ज़रूर है, जब आप शादी करेंगे, बच्चे होंगे, उनको आप चेकअप पहले से करा लीजिएगा। स्पेशली स्कूल 8-9 साल की उम्र में करा लीजिए कि नंबर है कि नहीं है। ठीक। तो ये जानकारी होनी चाहिए कि बच्चों का अर्ली स्टेज में पिकअप होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, तो एक ज़रूरी सलाह है जो प्रोफेसर सिंह ने हमें दी है। एक और कॉलर है, राजेश ने दिल्ली से कॉल किया, लेकिन राजेश मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप कॉल पर थोड़ी देर बने रहे। योगेश ने हमें दिल्ली से कॉल किया है, माफ़ कीजिएगा। योगेश, हम आपका सवाल लेंगे, उससे पहले मैं डॉक्टर बबलती आपसे जानना चाहूँगी, जो हमारे पहले कॉलर आए जिसके बारे में प्रोफेसर सिंह ने भी बताया, उन्होंने पूछा कि क्या इसे सुधारा जा सकता है। -5 उनका अभी है, लेकिन क्या इसको पीछे लिया जा सकता है? आयुर्वेद आंखों की समस्या को लेकर क्या कहता है? अच्छा, आयुर्वेद में जो आँखों का समस्या है इसके बारे में बहुत सारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। जैसे मैडम ने बताया, ये जो मायोपिया होता है इसको फिर से नज़र आना बहुत मुश्किल होता है, बट ये मायोपिया की वजह से आगे जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो हम अवॉइड कर सकते हैं। जैसे आयुर्वेद में बताया हुआ है, दिन नित्य प्रतिनित्य जो आहार विहार करना चाहिए, और इसके साथ साथ में ऑक्यूलर थेरापेटिक्स करके एक स्पेसिफिक प्रोसीजर्स होता है। इसमें जो पेशेंट्स को एग्जामिन करने के बाद जो स्पेसिफिक उसको मेडिसिन सूट होता है, फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिसिन हम नेज़ल रूट से करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिसिन थ्रू दी ओरल रूट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिसिन फॉर दी टॉपिक एलिमेंट स्पेसिफिकली फॉर द आइज़ करते हैं। तो ये सभी मायोपिया पेशेंट में या सभी जो नज़र नहीं रहता है वो सभी पेशेंट में सभी प्रोसीजर नहीं कर सकते हैं, बट ये आगे होने वाला कॉम्प्लिकेशंस को हम अवॉइड कर सकते हैं। ये बोल रहे हैं तो योगेश जी, ये 18 ईयर्स जब थे तब से उनको शुरू हुआ है। ये करना बहुत मुश्किल होता है, बट अगर फ्रेश मायोपिया पेशेंट्स है, अगर फ्रेशली डिटेक्टेड पेशेंट्स है तो हम उसमें कोशिश कर सकते हैं। और साथ साथ में योगेश को मेरा ये सलाह है, तो आप नित्य प्रतिनित्य जो भी आहार विहार करते हैं, नित्य आहार विहार तो ठीक से करिए और बैलेंस डाइट लीजिए, और स्वास्थ्य का रक्षण करने के लिए एक्सरसाइज करिए, और आपका जो नज़दीक का डॉक्टर है उनके पास जाके, आयुर्वेदिक का तज्ञ वैद्य के पास जाके आप एक बार सलाह लेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, ये शिवम के लिए सलाह थी। योगेश ने दिल्ली से कॉल किया है, उनसे अब हम सवाल लेंगे। योगेश, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, बताइए। हाँ सर, मेरे ना रात को जब मैं सो जाता हूँ ना, हेलो जी बताइए। हाँ, रात को सर जब सो जाता हूँ 2 घंटे बाद मेरी आंखें लाल हो जाती हैं और आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। उस वजह से मेरी नींद खुल जाती है, फिर मुझे आंखें धोनी पड़ती हैं ठंडे पानी से, फिर दोबारा थोड़ी देर बाद सोता हूँ, फिर 3-4 घंटे बाद फिर यही प्रॉब्लम होती है। ये काफी टाइम से चलती जा रही है, रात के समय ही होती है, सोते समय ही होती है, आंखें लाल होती हैं, पानी आता है, नींद टूट जाती है, और दिन में नॉर्मल रहता है। आईज वैसे ठीक है, कोई मेरे को स्पेक्स नहीं है, चश्मा वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ, बस आंखों में लाल होना और पानी आना। आपने किसी डॉक्टर को दिखाया अभी तक? हाँ दिखाया था, उन्होंने वैसे एलर्जी की दवाई दी थी, लेकिन उससे डालने से टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, लेकिन फिर दवाई छोड़ दो तो फिर 1-2 दिन बाद फिर यही प्रॉब्लम फिर दोबारा। आपकी उम्र बता दीजिए क्या है और ये समस्या 39। और समस्या कब से है ये आपको? ये 8-10 साल हो चुके हैं लगातार। ठीक है योगेश, आप हमारे साथ होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और एलोपैथी तीनों विशेषज्ञ हैं, आप किससे सलाह लेना चाहेंगे? मेरे को तीनों से ही चल जाएगी, मैं किसी को भी कर सकता हूँ, मेरे को तो ठीक होना चाहता हूँ। क्योंकि ये ऑलरेडी दवाई ले रहे हैं प्रोफेसर सिंह, इसलिए मैं पहले आपसे ही सलाह लूंगी। दवाई ले रहे हैं, टेम्पररी रिलीफ मिलता है, लेकिन फिर यही समस्या होती है। योगेश जी, आपको यू आर 39 ईयर्स ओल्ड और इन्होंने कहा है 8-9 साल से, तो 30 साल की उम्र से लगभग हुआ है। सबसे कॉमन कॉज सडन रेडनेस एंड वाटरिंग एट स्लीप टाइम इन 3rd to 4th डेकेड, आपकी 4th डेकेड हो गया, उसको हम एक तो थायराइड रूल आउट करिए, आपको थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है। दूसरा एक हम उसको बोलते हैं स्लीप स्टडीज़ या स्लीप हाइजीन। आपने कहा सोने के बाद ही होता है, वैसे नहीं होता है। एलर्जी सोने के बाद नहीं होती, एलर्जी आँख जब खुली होगी, कोई एलर्जन जाएगा, उससे रिस्पॉन्स आएगा। या तो आप जहाँ सो रहे हैं वहाँ पे कोई एलर्जन है,
अगर आपने कोई पेट पाला हुआ है, कोई डॉग या कैट जो आपके साथ सोते हैं, उनके प्रॉब्लम हो रही है, वो चेक करिए। आपकी शीट्स के आसपास जहाँ पे आप सोते हैं उस जगह कॉटन शीट का इस्तेमाल करिए। और आसपास बहुत सारा सामान नहीं होना चाहिए बेडरूम में, कीप इट क्लटर फ्री। तो वो तो एलर्जी का हुआ, पर मेरे को लग नहीं रहा अनलेस ये चीज़ें हो कि एलर्जी हो। थायराइड चेक कराइए। दूसरा कारण ये हो सकता है कि कई बार सोते सोते पूरी आँख हमारी बंद, नॉर्मली हमारी पूरी आँख बंद होती है, कुछ लोगों की आँख पूरी बंद नहीं होती। तो शुरू में फर्स्ट 2-3 डेकेड्स तो कॉर्निया सहन कर लेता है, बट आफ्टर सम टाइम क्योंकि वो आँख थोड़ी खुली रहती है स्लीप टाइम पे, तो वो डिहाइड्रेशन, कॉर्निया की हाइड्रेशन कम हो जाती है और उसमें रेडनेस और वाटरिंग होगी। जो आप कह रहे हो आपको उठ के पानी डालना पड़ता है, फिर ठीक होता है, फिर दोबारा हो जाता है। तो वो लिड क्लोजिंग चेक करना है। अगर आपके घर में आपके साथ कोई है, उनको बोलिए कि 2 घंटे बाद सोने के बाद आपकी मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो लें आँख की, कि आपकी लिड क्लोजर कैसा है। अगर लिड क्लोजर ठीक है तो ये प्रॉब्लम नहीं है, और अगर लिड क्लोजर ठीक नहीं है तो ये प्रॉब्लम है। सो वो आराम से पता चल जाएगा। लास्ट इज़ एलर्जी की दवाई वही तभी काम करेगी अगर आपके आसपास कोई एलर्जन है, और जैसे मैंने कहा उसकी संभावना कम है क्योंकि नाइट को हो रहा है। एक लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स आती हैं या मलम आती हैं, लुब्रिकेटिंग ऑइंटमेंट रात को डाल के सोइएगा तो उससे भी ठीक होगा। और अगर ये प्रॉब्लम कॉर्निया की है तो उसमें क्या होगा कि सुबह उठ के विज़न कम होगी आपकी। आपने कहा विज़न आपकी बिल्कुल ठीक है, तो ये कॉर्निया की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ये लिड्स की है और ड्राइनेस की है। बिल्कुल। डॉक्टर मिश्रा, आँखों की तकलीफ़ों की जब हम बात करते हैं, होम्योपैथी किस तरह से मदद कर सकता है? होम्योपैथी प्रतिरक्षा तंत्र पे को जो है मजबूत करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है। बिल्कुल। तो किसी तरीके की भी जो बीमारियां हैं उनमें आप होम्योपैथी ले सकते हैं। आँखों के लिए भी आप होम्योपैथी ले सकते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया और मैम ने भी बोला कि ये अपने आसपास के वातावरण को आप देखें, इसकी वजह से कई बार आपको ये परेशानी हो रही है, और ये हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को जो है दुरुस्त करती है होम्योपैथी की दवाइयाँ। तो जब ये होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे या किसी उचित होम्योपैथिक चिकित्सक को दिखाएंगे तो ओवरऑल केस टेकिंग करने के बाद जो इनको एक मेडिसिन दी जाएगी उससे ये हो सकता है इनका प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत हो, क्योंकि यहाँ हम सेल के ऊपर काम करते हैं। तो जो सेल्स हैं उनकी के अंदर मजबूती आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी बैक्टीरिया, एलर्जन या कोई भी चीज़ होगी उसको सहन कर पाएगी सेल हमारी। और दूसरी चीज़ ये है कि ये हमारे यहाँ कुछ आई ड्रॉप्स भी आती हैं, लेकिन वो चिकित्सकीय परामर्श से ही ली जा सकती है। तो जैसे यूफ्रेशिया आई ड्रॉप आती है या कुछ ऐसी आती हैं जो इन परेशानियों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होती हैं। लेकिन वो मेरी आपसे यही विनती है कि आप चिकित्सकीय परामर्श के उपरांत ही उसको आप प्रयोग में लाएं, इस्तेमाल करें। बिल्कुल। एक और कॉलर हैं, नारायण शर्मा ने हमें कॉल किया है। नारायण शर्मा, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। बताइए आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है दादा कि वो मेरे को आँख से कम दिखता है थोड़ा, एक आँख का तो मेरा ऑपरेशन हो चुका है। जी, आपकी उम्र क्या है नारायण जी? मेरी उम्र 65 के ऊपर हो गई है। ठीक है, कब ऑपरेशन हुआ था आपका? ये साल भर हो गया मेरा। ठीक है, किस चीज़ का ऑपरेशन था? क्या तकलीफ क्या बताई थी डॉक्टर ने? वो मेरे को कम दिखने लग गया था, तो फिर एक आँख का ऑपरेशन हो गया और एक आँख का अभी नहीं हुआ है, तो उससे मेरे को अब थोड़ा ये सामने सामने चलने में भी आफत होती है और कम दिखने लग गया है। ठीक है, ठीक है नारायण शर्मा जी, आप बने रहिए हमारे साथ, हम डॉक्टर से सलाह लेंगे। प्रोफेसर सिंह, कुछ और पूछना चाहते हैं आप नारायण जी से? नारायण जी, आपकी अगर ऑपरेशन हुआ है तो हमें लगता है कि सफ़ेद मोतिये का हुआ होगा। तो सफ़ेद मोतिये में लेंस डलता है। अगर वो वाला ऑपरेशन हुआ है और दूसरी आंख में संतुलन बैठने में दिक्कत आ रही है कि 64 इयर्स में आपको एक आंख का हुआ है और अगर दूसरी से भी कम दिखता है तो फिर बेटर है इस एज में आके आप दोनों का करा लीजिए, ताकि दोनों आँख का संतुलन रहेगा। क्योंकि दोनों आँख इकट्ठी चलती हैं, अगर बैलेंस थोड़ा सा मुश्किल होगा बैलेंसिंग, बाइनोकुलर बैलेंसिंग में, तो वो ठीक हो जाएगा। बाकी ऑपरेशन आँख के बहुत तरीके के होते हैं। आपने ये क्लियर नहीं किया कि कैटरेक्ट का हुआ है। अगर ग्लाकोमा का है या पर्दे का है तो उसका उस सिचुएशन में इलाज फ़र्क होगा। बट सिंस आपका ऑपरेशन हुआ है एट दिस एज, कॉमनेस्ट इज कैटरेक्ट, हमारी सलाह ये रहेगी कि दूसरी का भी करा लीजिए। ठीक है डॉक्टर बबलती, इस उम्र में जब हम उम्र बढ़ती है, हम जानते हैं कि आंखों से जुड़ी समस्या लगभग हर एक में होती है, तो आयुर्वेद उस उम्र में कैसे मदद कर सकता है? अच्छा, आयुर्वेद में ये बताया गया है जो उम्र के साथ जो व्याधि होता है, जैसे मैडम ने बताया ग्लोकोमा हो सकता है, कैटरेक्ट हो सकता है और नहीं तो प्रेस बायोपिया हो सकता है,
उम्र के साथ साथ जो हमारा आयुर्वेद में बताया गया है तो वात का प्रदान होता है, वात दोष प्रदान होता है, फिर देयर इज ए डीजेनरेटिव चेंजेस हैपन्स इन द बॉडी। तो वो डीजेनरेटिव चेंजेस के वजह से जो नज़र कम होता है, जैसे बताया ARMD है, एज रिलेटेड मैकुलर डीजेनरेशन हो सकता है, पर्दे का वीकनेस से और दूसरा प्रॉब्लम भी हो सकता है, और लेंस का कैटरैक्ट मेनली हो सकता है, और कॉर्नियल देयर आर सर्टन कॉर्नियल डिसीजेस भी है जिसे उम्र के साथ चलता है। अगर फॉर एग्जांपल कॉर्नियल डिसीजेस है, उसके सेटअप ट्रीटमेंट्स बताया हुआ है, पहले वो वैद्य के पास जाइए, उसको चेकअप करिए, जो डिसीजेस है या जो भी डिफेक्ट है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर कैटरैक्ट का हमें बात लेंगे तो कैटरैक्ट भी आल्सो एज रिलेटेड कंडीशन है। कैटरैक्ट अगर है तो अगर फुल्ली मैच्योर कैटरैक्ट है, हमें सलाह देना या उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। हम भी एग्जामिन करते हैं, उसके बाद हम पेशेंट्स को सर्जरी के लिए रेफ़र करते हैं। इफ़ इट इज़ इन द अर्ली स्टेज में है तो देर आर ट्रीटमेंट पॉसिबिलिटीज़ आर देयर इन द आयुर्वेदा। जैसे बताया हुआ है, अंजन को लगाना है, कलोरियम जैसे होता है, काजल जैसे एक मेडिसिन आता है तो हम लगाने के लिए देते हैं। तो मैच्योरेशन ऑफ द लेंस और द मैच्योरेशन ऑफ द कैटरैक्ट हम अवॉइड कर सकते हैं वो ट्रीटमेंट से। और अगर मैच्योरेशन फिर भी वो डिपेंड होता है, हम सभी पेशेंट्स में हम ये अवॉइड करेंगे ऐसा नहीं बोल सकते हैं। दैट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, वो डिपेंड करता है। और अगर हम पोस्टीरियर कैप्सूल में जाएंगे और पोस्टीरियर सेगमेंट में जाएंगे तो एज रिलेटेड जो होता है, फिट्रियल लिक्विफिकेशन हो सकता है, रेटिना का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए भी हमारा जो बताया गया है, चक्षुष्य है, बल्य है, रसायन है, थेरेपी होता है, दैट कैन स्ट्रेंथन द रेटिना। और एज रिलेटेड डीजेनरेटिव चेंजेस जो होता है, हमें न्यूरो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी है, देयर आर सर्टन मेडिसिन है न्यूरो प्रोटेक्शन करते हैं, रेटिना को प्रोटेक्शन करते हैं। हमें पेशेंट को एग्जामिन करने के बाद ऐसा मेडिसिन हमें एडमिनिस्टर किया है तो हो सकता है पेशेंट का विजन बच जाए और आगे जो होने वाला परेशानी से पेशेंट बच जाए। बिल्कुल, तो ये तमाम उपाय हैं जो हमें डॉक्टर ने बताया, इनको अपनाया जा सकता है। फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिवराज ने हमें कॉल किया है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज हमें कॉल करने के लिए। पूछिए अपना सवाल। मैम मेरी आंखें जो है ना, ये आंखें जो है ये झपकता उम्र तक चिपकती हैं ये। ठीक है। हाँ, ये चिपकती और कचरा साफ रहता है थोड़ा थोड़ा। अच्छा अच्छा। हाँ जी, और ये मतलब काफी टाइम से समस्या है। कितना समय हो गया? लगभग 10 साल आप बता रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। आपकी उम्र क्या है अभी? 37 साल है जी। 37 साल। हाँ आपने दिखाया है कभी डॉक्टर को? दिखाया जी मैम, जो है ना वो कोई कहता है एलर्जी है तो ड्रॉप दे दी खाने के लिए और पीने के लगाने के लिए, गिरने के लिए ड्रॉप, और उससे फिर कोई फायदा तो हुआ नहीं है। ठीक है, फिर ऐसे हो जाती है। ठीक है। प्रोफेसर सिंह, 10 साल से समस्या है, 37 साल की उम्र है इनकी, यानी 27 साल। वही 27-28 साल की उम्र से समस्या है और आंखें चिपकती हैं। अगेन अगर शिवराज जी नाम था इनका, शिवराज जी अगर आपकी विजन ठीक है, हमारा सबसे पहले सवाल ये होता है कि विजन कैसी है। अगर विजन सही है और खाली चिपकती हैं तो अगेन ये टियर फिल्म की प्रॉब्लम है। इस उम्र में अगेन थायराइड आपका कम चांस है क्योंकि अभी आपकी बहुत छोटी उम्र है, फिर भी थायराइड आप रूल आउट कर लीजिए। दूसरा एक इससे जुड़ा हुआ सवाल प्रीति मैं एक बताना चाहूँगी कि बड़ी ऑफन होता है कि आँख का चिपकना, जैसे हमारे 3-4 कॉलर आए, उन्होंने कहा दवाई दी, दवाई से फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ समय के लिए होता है, चाहे वो आँख का लाल होना, पानी आना, चिपकना, हल्का हल्का जैसे फॉरेन बॉडी सेंसेशन, उन्होंने बोला आँख में चुभन सी होती है। इसमें क्या होता है कि एक बार ही आप एलर्जी की दवाई शुरू करते हैं और अक्सर एलर्जी की दवाई में स्टेरॉयड होता है और हमारे यहाँ ऐसा कोई पाबंदी नहीं है कि एक बार दवाई लिखी और दूसरी बार डॉक्टर लिखेगा तभी मरीज़ को मिलेगी। कहीं भी दुकान पे जाके केमिस्ट की आप वो दवाई ले सकते हो। हमने देखा है, और मेरे को ऑलमोस्ट 35 ईयर्स हो गए इस फील्ड में, बहुत सारे मैंने बच्चे देखे हैं जो स्टेरॉयड इंड्यूस ग्लाकोमा और स्टेरॉयड इंड्यूस कैटरैक्ट से आते हैं। कैटरैक्ट तो फिर भी आप लेंस डाल के ठीक कर सकते हो, ग्लाकोमा इज़ इरिवर्सिबल, कभी नज़र वापस नहीं आती। चोर बोलते हैं उसको हम नज़र का, ग्लाकोमा को थीफ ऑफ साइट। तो ये मेरा जितने भी दर्शक हम सुन रहे हैं इसको, ये आप अपनी गांठ बांध के रख लो कि जो भी दवाई आपको कभी लिखी गई हो एलर्जी के लिए, बार बार उसको आँख में नहीं डालना है। और स्टेरॉयड केमिस्ट से जागरूकता हमेशा सबसे बड़ा हथियार है आपका अपने स्वस्थता के लिए। अगर आप जागरूक हैं कि स्टेरॉयड आँख में डालने से मेरे बच्चे की या मेरी नज़र हमेशा के लिए जा सकती है। ग्लाकोमा, स्टेरॉयड इंड्यूस्ड ग्लाकोमा इज़ समथिंग, अगर उसको मैं बात करूँ, इट इज़ मेड इन इंडिया।
और दुनिया में कहीं नहीं है, क्योंकि कहीं पर दुनिया में स्टेरॉयड ऐसे फ्रीली ओवर द काउंटर अवेलेबल नहीं है। सो दिस इज़ अ मेड इन इंडिया प्रॉब्लम, और इसकी सोल्यूशन भी इंडिया ने करनी है कि हमें जागरूकता लानी है, आप अपने प्रोग्राम से और बाकी सब से, कि स्टेरॉइड्स का सेवन अननेसेसरी मत करिए। जबकि इनका सवाल रहा कि इनको 37 ईयर्स के हैं और इनको आँख चिपकती है, इनकी मोस्ट लाइकली प्रॉब्लम ड्राई आइज़ की होगी। और अगेन आप देखिए आपका कंप्यूटर यूजेज कितना है, आपका डिजिटल मीडिया का यूजेज कितना है, क्योंकि ड्राई आइज़ का काफ़ी हद तक लिंक उसमें है। जबकि आपकी उम्र अगेन इतनी ज़्यादा नहीं है, जितने ओल्डर पीपल होते हैं उनमें मॉडरेट ड्राई आइज़ हो और उसके बाद कंप्यूटर यूज ज़्यादा हो जाता है। सेकेंड थिंग इज़, हम बहुत सारे लोग कॉल सेंटर्स में काम करते हैं, स्मॉल कैबिन्स होती हैं, एयर कंडीशनर चल रहा होता है, कुछ लोग वहाँ पे धूम्रपान भी कर रहे होते हैं। सो दिस रीसर्कुलेटिंग एयर, जिसमें खुली हवा नहीं अंदर आ रही होती, रीसर्कुलेटिंग एयर वर्किंग ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, जैसे प्रीति ने पहले कहा, ब्लिंकिंग कम हो जाती है, ड्राइनेस कम हो जाती है। तो जब तक आप शाम को घर आते हो, आँख चिपकी होती है, चुभन हो रही होती है, दर्द हो रही होती है, आपको लगता है बस मैं आँख बंद करके लेट जाऊँ, तो वो ड्राई आइज़ है। इस चीज़ को हम सिक बिल्डिंग सिंड्रोम बोलते हैं, SBS। तो ये भी अगेन, ये जैसे जैसे हमारी वर्क प्रोफाइल है कि दिल्ली में बहुत कम स्पेसेस हैं जहाँ पे खुली होंगी, तो वर्क प्रोफाइल में एक कमरे में, इस कमरे में शायद आपके 10 कैबिन्स होंगी। तो उसका ध्यान रख लीजिए आपका वर्क प्रोफाइल कैसे है, और मोस्ट प्रॉब्ली आपकी ड्राई आइज़ की प्रॉब्लम है। बिल्कुल। अब अगले कॉलर हैं किशोरी लाल शर्मा ने बिहार से हमें कॉल किया है। किशोरी लाल शर्मा जी, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। सवाल पूछिए आप अपना। किशोरी लाल जी, टीवी की आवाज़ बिल्कुल कम कर दीजिए और एक बार में अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, मेरी आंखों में दर्द रहता है। हाँ, पूछिए। हाँ, और 3 साल पहले मेरी एक आंख का जो राइट साइड की है उसका ऑपरेशन हो गया था जी। दूसरी आंख में भी मोतिया है, आंखों में सूखापन रहता है, दर्द भी रहता है, ठीक है। हर समय भारीपन रहता है, कई बार इतना भारीपन हो जाता है कि नींद नहीं आती है। यानी आपका मोतियाबिंद का ही ऑपरेशन हुआ और था? नजर काफी गिर गई है, चश्मा भी काम नहीं करता है कभी कभी। अच्छा, उम्र क्या है आपकी अभी? हाँ, 70 प्लस है जी। किशोरीलाल जी, आपके सवाल का जवाब हम लेंगे 2 मिनट बाद। हमको कुछ और बातें भी करनी है, वो भी सुनिए, और आपको जो सलाह दी जाएगी वो भी ध्यान से सुनिएगा। मैं पहले डॉक्टर मिश्रा, जो बहुत बड़ी बात अभी हमें प्रोफेसर सिंह ने बताई है कि अपने आप दवाओं का इस्तेमाल करते रहना, हो सकता है वो छोटे समय के लिए प्रिस्क्राइब की गई हो, लेकिन आप लगातार उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि जब मैंने आंकड़ों की बात की थी तो भारत में 70% जो दृष्टिहीन लोग हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जहाँ ना हॉस्पिटल की सुविधा है, ना उस तरह से स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उस तरह से हैं, और लोगों को उतना पता भी नहीं है। तो ये कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती है। और होम्योपैथी की अगर मैं बात करूं, क्या होम्योपैथी में इस तरह की दवाएं हैं जो लोग अगर चाहें डॉक्टर की सलाह के बाद घर में रख सकते हैं, और अगर मान लीजिए आंखों में कोई छोटी मोटी समस्या है तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है? मैम ने बहुत ही अच्छे से बताया। और जो मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, कि आपकी जो लाइफस्टाइल है वो सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि आपकी जो, मैंने बार बार प्रतिरक्षा तंत्र की बात कर रहा हूँ, इम्यूनिटी सिस्टम है हमारा, ये हमारे खान पान, टाइम से सोने, टाइम से उठने, टाइम से आचार व्यवहार करने से बनता है। अब आजकल की समस्या ये है कि ग्रामीण इलाकों की बात तो मैं करूँगा एक इसके बाद, लेकिन जो इन जनरल है कि हम लोग ना तो टाइम से सोते हैं, ना टाइम से उठते हैं, रात को 12-12 बजे तक मोबाइल चला रहे हैं, उसके बाद मोबाइल के बाद ही हमें नींद आ रही है, स्क्रीन टाइम अपना इतना दे रहा है। तो ये सारे जो जितने भी फैक्टर्स हैं, ये सारे हमारे इम्यूनिटी को वीक कर रहे हैं। और जब तक हम इसको सही नहीं करेंगे, हम कोई भी आई ड्रॉप डालें, कोई भी दवाई खाएं, किसी भी सिस्टम की मेडिसिन लें, वो हमें, आप कहते हो कि मुझे आराम नहीं मिल रहा, वो इसी वजह से नहीं मिल रहा कि आप कंटिन्यूसली कुछ उल्टे काम कर रहे हो अपने लाइफस्टाइल के साथ, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड नहीं होने दे रही है। तो इस वजह से मेरा ये कहना है कि आप पहले अपने लाइफस्टाइल पे भी ध्यान दें कि आप कितने बजे सो रहे हैं, कितने बजे उठ रहे हैं, कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं। जैसे सर ने बोला कि आपको थोड़ी एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, उन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। रही बात अपने घर में मेडिसिन वगैरह रखने की, तो कुछ जैसे आई ड्रॉप्स होती हैं जो हम अपने घर में रख सकते हैं। जैसे मोतियाबिंद के लिए अपने सिनेरेरिया मेरिटिमा है हमारे यहाँ, काफ़ी उसका अच्छा एविडेंस बेस्ड एक्शन आया है, जो कि कैटरैक्ट को डिले करती है ओल्ड एज में, तो वो लोग रखते हैं। बट इसमें वही मैं कहूँगा कि आप होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श प्लस अपने जो आई स्पेशलिस्ट हैं उनके साथ भी बीच बीच में परामर्श करके उसको लीजिए।
क्योंकि नीम हकीम खतरे जान। अगर आप अपने हिसाब से दवाई चलाते रहे, जैसे मैम बोल रही हैं, एक बार आपने विजिट कर लिया ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की, उसके बाद साल भर 2-2 साल आप वही दवाइयाँ चलाते रहते हो, तो उन दवाइयों की वजह से ये होता है कि जितनी उसकी ड्यूरेशन थी उससे ज़्यादा आपने उसको चला दिया, उसके साइड इफ़ेक्ट्स वो आपको पता नहीं लगता जब तक ये नुकसान ना कर दे आपके आइज़ को। तो ये कुछ चीज़ें आपको, और एक मैं और बात करूँगा कि हमारे यहाँ जो जनरल जो है, जब भी कुछ आँख में परेशानी होती है, आँख को मलते हैं, रगड़ते हैं लोग, और पानी का छींटा ऐसे मारते हैं जैसे कि एकदम उससे इतनी ज़ोर से छींटे मारते हैं आँख पे, ये भी एक इंजरी कॉज करती है। आँख को धोने की भी एक कला है, उसकी एक प्रक्रिया है, उसको भी धोना, आप उसको भी सीखना पड़ेगा। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं, साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं, तो आपको अवश्य फ़ायदा होगा। बिल्कुल। डॉक्टर भवलती, जैसे हमने ग्रामीण क्षेत्र की भी बात की, लेकिन आयुर्वेद जो है वो कहीं ना कहीं रसोई में ही कुछ ना कुछ ढूंढ लाता है, घर में ही ऐसे उपाय बताता है, और ख़ासकर एक्सरसाइज की जो बात कर रहे हैं, हम शरीर का तो ध्यान रखते हैं, लेकिन शायद ही लोग ये सोचते हो कि आँखों को भी एक्सरसाइज की ज़रूरत है। आजकल हम जानते हैं खुली हवा में बाहर निकलना, प्राकृतिक रोशनी में रहना बहुत कम हो गया। वो बच्चों की बात करें, बड़ों की बात करें, या तो घर के अंदर हैं या ऑफिस के अंदर हैं। तो ये तमाम जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन पे किस तरह से ध्यान दिया जाए और कैसे आयुर्वेद इसमें मदद करेगा आगे हर उम्र के लोगों के लिए? अच्छा, हर उम्र के लोगों के आयुर्वेद में ये बताया गया है, आयुर्वेद का मेन उद्देश्य ये है कि स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, जो स्वस्थ व्यक्ति है, जो स्वस्थ आँख है, उसको हम रक्षण करना है। सेकेंडरी जो एम होता है ट्रीटमेंट, वो जो अगर पेशेंट, अगर जो इंडिविजुअल कोई डिसीज़ है उसको ट्रीट करना है। जैसे बताया गया है, तो हमारा घर में जो कॉमनली रहता है द्राक्षा, जो द्राक्षा रहता है, जो मुनेक्का हम जो बोलते हैं, ये आँख का स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो हम रोज़ ये मुनेक्का प्रतिदिन यूज़ करना चाहिए। साथ साथ में जो त्रिफला करके बताया गया है आयुर्वेद में, जो हरितकी है, बीवितकी है, आंवलकी है, तो हमें रोज़ अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे, जैसे ओरल भी हम ले सकते हैं, या नहीं तो आँख को प्रक्षालन करने के लिए के विधि विधान रहता है, जैसे प्रक्षालन करना, तो इसको सहायता से हम प्रक्षालन कर सकते हैं। जैसे बताया, जो प्रिवेंटिव मेजर्स होता है, जैसे हम बाहर जाते हैं तो आइज़ को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम अगर हीट है, एक्सट्रीम डस्ट है, हमें उससे प्रोटेक्शन करना चाहिए। और जो आजकल का फूड हैबिट्स है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होता है, जैसे हमें बर्गर है, पिज़्ज़ा है, फास्ट फूड है, ये सभी से हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से हम अवेलेबल नहीं होता है। ये भी एक रीज़न हो सकता है हमारा जो आँख का स्वास्थ्य खराब हो जाए। और जैसे हमें बहुत सारा डिस्कशन हुआ है, तो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम हो सकता है, ड्राई आई सिंड्रोम हो सकता है अर्ली स्टेज में। अगर अर्ली स्टेज में अगर कंप्यूटर सिंड्रोम है, ड्राई आई सिंड्रोम है, तो आयुर्वेद में बताया गया है, जो प्रतिमस्य नस्य बताया गया है, या नस्य है, नेजल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिसिन है। तो अर्ली स्टेज में अगर आते हैं तो हमें ये, अगर ड्रॉप्स को हम नेजल रूट से एडमिनिस्टर करेंगे तो इसमें परेशानी होने और कम होने का चांसेस रहता है। साथ साथ में हमारा ऑक्यूलर थेरेपेटिक प्रोसीजर्स बताया गया है, स्पेसिफिक प्रोसीजर्स है। अगर डिसीज़ अगर कॉर्निया में है तो वो थेरेपी हम कर सकते हैं। और अगर हम बाहर जाते हैं तो हमें प्रोटेक्शन करना चाहिए। इधर अल्ट्रावायलेट रेज रहता है, एक्सट्रीम हीट रहता है, तो हमें आँख को प्रोटेक्शन करेंगे तो इससे होने वाला परेशानी हमें कम कर सकते हैं। साथ साथ में हिता आहार, मिताहार और मन का स्वस्थ रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये फॉलो करेंगे तो अगर आने वाले डिसीज़ को, अगर आँख का परेशानी को हम कम कर सकते हैं। बिल्कुल। 2 कॉलर हैं, उन दोनों का हम पहले सवाल ले लेते हैं। रवि जोशी ने उत्तराखंड से हमें कॉल किया है और मुस्कान राजस्थान से हमारे साथ जुड़ी हैं। रवि जोशी, शुक्रिया कॉल करने के लिए। आप बताइए आपका सवाल क्या है। नमस्कार मैम, मेरा नाम रोहित है। मैं कल, मेरी प्रॉब्लम है ड्राई आईज की। कल मैं डॉक्टर के पास गया था, तो डॉक्टर ने बोला कि आपके फैमिली में अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो ये आपको भी उसी वजह से हो सकता है। मैम, मुझे अब ये प्रॉब्लम है, मैं 35 ईयर्स का हूँ। क्या ये जो थायराइड के थ्रू अगर मेरी ड्राई आईज हो रही है, ये लाइफ टाइम रहेगी या इसका कुछ उपचार हो सकता है? ठीक है, ठीक है, आपके सवाल का जवाब हम रोहित अभी लेंगे। मुस्कान ने भी कॉल किया है। मुस्कान, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो मैम, मेरा नाम मुस्कान अग्रवाल है और मैं राजस्थान से हूँ। मेरी एज 18 इयर्स है। हाँ मुस्कान। और मुझे ड्राई आइज की मुझे भी प्रॉब्लम है, और गर्मियों में तो मेरी आंखें बहुत ज़्यादा लाल हो जाती है, और अगर थोड़ी देर के लिए मैं बंद कर लेती हूँ तो मेरी आंखों से पानी आने लगता है बहुत ज़्यादा। और कंप्यूटर स्क्रीन पे अगर मेरी ज़्यादा टाइमिंग हो जाती है तो भी मेरी आंखें लाल हो जाती है, उनमें से पानी आने लगता है। और चश्मा भी बहुत हैवी है, 8 नंबर का चश्मा है मेरे।
और मैंने सिनेरिया आई ड्रॉप भी डाल करके देखी थी, बट जैसे ही मैं उसको डालती हूँ तो मेरी आंखों में जलन होने लगती है और खुजली होने लगती है पलकों के पास में और आंखों के अंदर, तो इरिटेशन सी होती है उससे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ठीक है मुस्कान। प्रोफेसर सिंह, ड्राई आई की दो लोगों को दोनों को, प्रॉब्लम। हाँ, एक मुस्कान और पहले शायद रोहित, रोहित। तो देखिए, ये हम जैसे बात कर रहे हैं और ये जैसे हमारे दर्शक फ़ोन करके बता रहे हैं, बहुत छोटी उम्र में ड्राई आइज़ की प्रॉब्लम आ रही है। अगेन इट इज़ वेरी मच लिंक टू योर कंप्यूटर्स एंड योर फ़ोन यूजेज। तो मुस्कान, यही सलाह है, आपका नंबर -8, आई अज्यूम -8 होगा, +8 नहीं होगा। तो अगर -8 नंबर है तो आपका हाई मायोपिया आ जाएगा बेटा। तो हाई मायोपिया में आप कंप्यूटर से बढ़ना कम करने के लिए और कंप्यूटर से स्ट्रेन कम करने के लिए 3-4 आपको मैं एडवाइस दूंगी। एक तो जब भी आप कंप्यूटर के बिना हम जी नहीं सकते, कहना कि कंप्यूटर मत इस्तेमाल करो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो कंप्यूटर आधे घंटे के बाद एक अलार्म लगा लो कि आधे घंटे के बाद आपको 5 मिनट के लिए कंप्यूटर से उठ के घूमना है, खाली आंख बंद करके नहीं बैठना है। आपको आसपास अगर कमरे में है, जस्ट वॉक समवेयर, वॉक अवे फ्रॉम द कंप्यूटर, वॉक अराउंड फॉर 5 मिनट्स एंड इन ड्यूरिंग दैट 5 मिनट्स उस टाइम पे आप ज़्यादा जैसे आंखें ऐसे ऐसे थोड़ा अच्छे से झपकिए, खाली जल्दी जल्दी ऐसे नहीं, कंप्लीट क्लोजर, ऐसे पूरा आंख बंद करके करिए। जो आपकी पलक है वो इट्स लाइक अ मॉप, जैसे पोछा लगता है, वो आंख को अच्छे से वाइप करती है। तो अगर बहुत रैपिड ब्लिंकिंग करेंगे तो प्रॉपर वाइपिंग नहीं होगी। तो एक तो वो ट्रीटमेंट करिए कि कंप्यूटर में ऐसे करें। सेकंड, जो कंप्यूटर जहाँ पे आपने रखा हुआ है उसमें रिफ्लेक्शन पीछे से लाइट की नहीं आनी चाहिए। देख लीजिए कि वहाँ से और ग्लेयर तो नहीं आ रहा, आपकी जो लाइटिंग है रूम की वो ठीक होनी चाहिए। और थर्ड, मैंने पहले भी कहा है, अगर आप कंप्यूटर किसी ऑफिस में करते हैं, 18 ईयर्स के हैं तो शायद घर में ही करते होंगे, आसपास कोई धूम्रपान तो नहीं कर रहा है, स्मोकिंग तो नहीं कर रहा है। ड्राई आइज़ की प्रॉब्लम इन तीनों से हो सकती है। और जैसे पहले उन्होंने पूछा थायराइड से, पहले भी बात हुई थी, थायराइड से डेफिनेटली होती है, पर खाली फैमिली हिस्ट्री होना ठीक होना नहीं एडिक्वेट। आप अपना टेस्ट कराइए, थायराइड फंक्शन टेस्ट कराइए। और अगर थायराइड होता भी है तो ऐसी कोई मारामारी नहीं है, बहुत तरक्की करी है साइंस ने, मेडिसन ने। अगर थायराइड को हम यूथायराइड स्टेट में ला सकें, हाइपर एंड हाइपो दोनों में होता है, कम थायराइड होने में हार्मोन और ज़्यादा होने, दोनों से ड्राई आइज हो सकती है, यूजुअली कम होने से ज़्यादा होती हैं। तो अगर हम थायरॉक्सिन दे के थायराइड लेवल नॉर्मल ला सके और ये ब्लिंकिंग एक्सरसाइजेस और टियर लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करें तो 100% आपका रुक जाएगा। ठीक है, तो उनका तो थायराइड का था, पर ये बच्चे के लिए मेरे को ज़्यादा कंसर्न है कि नंबर ऑलरेडी ज़्यादा है और ये कह रही है पानी बहुत ज़्यादा आता है। लास्ट चीज़ मैं ये कहूँगी, जो भी आपका नंबर है, आपने कहा भारी चश्मा है, तो भारी चश्मे को कम करने के लिए एक स्पेशल ग्लासेस आते हैं जो लो डेंसिटी हाई डेंसिटी होते हैं, इसलिए उनका वेट कम होता है। वो स्पेशल ग्लासेस आप लगवा लीजिए, क्योंकि अगर आपकी ग्लासेस की सेंट्रेशन सही नहीं होगी कंप्यूटर के सामने तो भी आपको ये ब्लरिंग हो सकती है। तो एक प्रॉपर ऑप्टोमेट्रिस्ट के साथ जाइए जो चश्मा बनाते हैं, उनसे अपने ग्लासेस की सेंटरिंग ठीक कराइए। और कंप्यूटर के पहले बोला मैंने कि आधे घंटे का ब्रेक लीजिए। एक और चीज़, जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, डॉक्टर नारायण बार बार भी, कि आहार विहार, पानी हम कम पीते हैं, तो हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है आइज़ के लिए, स्पेशली टीयर्स के लिए। तो ये अगेन बच्चे आजकल होता है कि अलार्म लगा लेते हैं हर चीज़ का, तो बोलते चलो याद कर लो कि 10 से 12 ग्लास पानी आपको ज़रूर पीना है। और सिक बिल्डिंग सिंड्रोम नहीं करना है, घूमना है बाहर, खाली कमरे के अंदर नहीं रहना। और घर जाके क्या होता है कि रिलैक्स करके हम टीवी देखना शुरू कर देंगे। बाहर जाइए, वॉक करिए, चलिए, हिलिए। बिल्कुल। एक चीज़ मैं और बोलना हाँ, चाहता बताइए। इस मसले पे, जैसे अभी इन्होंने बताया बच्ची ने कि ये सिनेरेरिया मेरिटिमा डाल रही है, तो सिनेरेरिया मेरिटिमा एक्चुअली इस प्रॉब्लम के लिए नहीं होता। शायद उन्होंने परामर्श लिए बिना या किसी के बोलने पे डाला है। आप इमीडिएटली सिनेरेरिया मेरिटिमा बंद कर दीजिए और तब आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो उचित आपको आई ड्रॉप बताएंगे, या किसी भी सिस्टम में दिखाना है तो प्रॉपर किसी के बोलने पे आप सिनेरेरिया मेरिटिमा डालना मत शुरू कर दो। उससे नुकसान ही होगा। जो आप कह रहे हो कि आपको रेडनेस हो रही है, ईचिंग हो रही है, तो ये आप बिल्कुल मत डालिए, मेरी आपको सलाह है। ठीक है। और क्योंकि एक बात डॉक्टर प्रोफेसर सिंह आपने कही थी कि कमरे में घूमिए, तो डॉक्टर मिश्रा ये भी मैं सलाह चाहूँगी कि लोगों का, जैसे मैंने पहले भी कहा, बाहर निकलना बंद हो गया। नेचुरल जो रोशनी है वो आंखों के लिए भी, हड्डियों के लिए तो हम बात कर लेते हैं, आंखों के लिए भी कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है।
और ख़ासकर आजकल ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। हमारे अपने बच्चे खुद के हमारे बच्चे भी जो हैं बंद कमरे में क्लासेस कर रहे हैं, बंद कमरे में। अब तो धीरे धीरे ऑफलाइन हो रहा है। तो ये तो मतलब सूर्य की रोशनी तो एक तरीके से ये भी एक आहार है, तो इसका मिलना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत चीज़ों को सिंथेसाइज करता है, विटामिन डी सिंथेसाइज होता है, आपका थायराइड रेगुलेशन भी इससे बहुत हद तक प्रभावित होता है। तो अगर हम अगर हम थोड़ा वॉक करें, जैसे मैम ने बताया, वो सारी जो ब्लिंकिंग और बीच में ये सारी प्रक्रियाएं करनी बहुत ज़रूरी है अगर आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। एक और कॉलर है, पुष्पा ने कॉल किया है दिल्ली से हमें। पुष्पा, शुक्रिया कॉल करने के लिए। बताइए आपका सवाल। पुष्पा, टीवी की आवाज़ बिल्कुल कम करके एक बार में सवाल पूछिए। सुनीता ने भी कॉल किया है जी। हाँ, इसको हम सर्कैडियन रिदम बोलते हैं। अच्छा। खाली सूरज की, पहले हम सूरज देवता बोलते थे, अभी भी सूर्य देव बोलते हैं। सूर्य नमस्कार आयुर्वेदा में भी आप बोलते होंगे। सूर्य नमस्कार इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सेट ऑफ एक्सरसाइजेज। सूरज की हीलिंग बहुत तरीके से होती है। इट्स नॉट ओनली फॉर बोन्स और विटामिन डी। सूरज और सर्कैडियन रिदम जो होती है, उससे आपका मेलेटोनिन ब्रेन में सिक्रीट होता है, उससे आंखों में बहुत प्रभाव है। इंट्राओकुलर प्रेशर चेंजेस उससे रेगुलेटेड हैं, कॉर्नियल कर्वेचर चेंजेस उससे रेगुलेटेड हैं, ब्लड फ्लो उससे रेगुलेटेड है। तो वो जो हम कहते तो हैं कि कोई बात नहीं, बच्चा बहुत पढ़ता है, रोज रात को 4 बजे सोता है, 3 बजे, वो सही नहीं है। पढ़ाई ज़रूरी है, बट जब तक आपका शरीर आपका इंस्ट्रूमेंट है, अगर आप इंस्ट्रूमेंट का ध्यान नहीं रखेंगे, अभी आप टीवी देख रहे हैं, अगर टीवी इंस्ट्रूमेंट का आप सफाई से ध्यान नहीं रखेंगे, उसको सॉकेट ठीक से नहीं रखेंगे, तो आप टीवी नहीं देख पाएंगे। तो शरीर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और ये सर्कैडियन रिदम इज़ कमिंग अप इन अ बिग वे नाउ कि समय से सोइए और समय से उठिए। बाहर जाना, स्पेशली ये जो अभी जो क्वारंटाइन मायोपिया की बात हम कर रहे थे, एक तो है कि कंप्यूटर से या डिजिटल सिंड्रोम से है, सेकेंड उनका लिंक हुआ है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ बंद हो गई हैं, खाली इंडोर। हर कुछ, चलो बच्चा ने कैरम बोर्ड खेल लिया, अब तो कर कुछ और भी वीडियो गेम्स खेलते हैं, कार्ड्स खेल लिए, बाहर मत जाओ, बाहर कोरोना हो जाएगा। बाहर जाना बहुत ज़रूरी है। यस, कोरोना की सेफ्टी रखिए, पर आँखों की भी सेफ्टी रखिए, शरीर की भी ज़रूरी है। बैलेंस बनाइए, संतुलन बनाइए। बाहर जाना, सूरज के साथ जाना बहुत ज़रूरी है फॉर सर्कैडियन रिदम टू बी मेंटेन्ड। बिल्कुल। नॉट ओनली दैट, इवन मेंटल हेल्थ इश्यूज जो बहुत सुनने में आ रहे हैं आजकल, अभी तो हम आँख की बात कर रहे हैं, ये भी आपके सर्कैडियन रिदम से लिंक्ड है। कि आजकल यंग बच्चों को डिप्रेशन या और चीज़ें हो रही हैं क्योंकि वो रात को अक्सर लेट सोते हैं, सोशल इंटरेक्शंस कम हो गई हैं, ये सब डिजिटल, ये सब लिंक है। सोशल मीडिया सोशल कम कर रही है। बिल्कुल। इंसानों से नहीं बात होती। आप 4 लोग बैठे होंगे, ऐसे लग के बैठे होंगे, बात नहीं कर रहे होंगे, इसको देख रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं पूरी जो हेल्थ है वो मेंटल हो, आई से जुड़ी हो या शरीर के किसी भी अंग से जुड़ी हो, कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड है। और जितना हम प्रकृति के पास रहेंगे उतना ही ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। वो किसी भी तरह से हो, कैसे भी समय निकाला जाए, इसका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। एक और कॉलर है, स्मिता ने हमें कॉल किया है। माफ़ कीजिएगा स्मिता, अब हमारे साथ नहीं है। एक और कॉलर सरोज ने हमें कॉल किया है, नोएडा से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए सरोज। बताइए सवाल क्या है। जी नमस्कार। मैंने आंखों में लेजर का ऑपरेशन करवाया था, मोतियाबिंद का, और मुझे शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है। अच्छा। और मेरी एंजियोप्लास्टी भी हुई है, लेकिन मेरे आंखों में जो है एक तिल सा दिखता है। लेजर ऑपरेशन कराया था मैंने, तो पहले मैं राइट में कराया था मैंने, तो उसमें तो खत्म हो गया। और एक सोहा आई ड्रॉप है, वो डॉक्टर ने मुझे दिया है डालने के लिए। तो छोटे छोटे तिल बहुत दिखाई देते हैं मेरी आंखों के सामने, और एक आंख में जैसे लगता है ना कि मैं उसको साफ करूं तब देखूं, मतलब कुछ जाली, मतलब लगता है कि पता नहीं, आंखों में पर्दा सा लगता है थोड़ा थोड़ा। तो यही प्रॉब्लम है मुझे। खुजली बहुत होती है मेरी आंखों में, बहुत ज्यादा खुजली होती है। सरोज, आप कॉल मत काटिएगा। प्रोफेसर सिंह, कुछ और पूछना है आपको? एज मेरी 70 है। 70। आप ऑपरेशन से पहले सरोज जी चश्मा लगाते थे, मायोपिक थे ऑपरेशन से पहले? हाँ, चश्मा लगाते थे। हाँ। लेकिन दूर का। हाँ, दूर का मायोपिक थे, दूर का, पास का और दूर का। ये अक्सर सरोज जी होता है मायोपिक्स में। एक उसको बोलते हैं पीवीडी, विट्रस अटैचमेंट हो जाती है, और ऑपरेशन के बाद वो थोड़ी फास्टर होती है। नॉर्मली इस उम्र तक सबको ही हो जाती है, पर कईयों को जिनको नहीं हुआ होती वो उस ऑपरेशन के बाद जल्दी हो जाती है।
तो उसमें लेज़र ऑपरेशन हो या नॉन लेज़र हो, उससे उसके फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑपरेशन की गलती नहीं है ये। ऑपरेशन के बाद आँख थोड़ी सी उसका जो मिल्यू है चेंज हो जाता है। तो विट्रस डिजेनरेशन के कारण जो आपको बीच बीच में ऐसे चंद बिंदु बिंदु लगाई देते हैं कि मैं आँख पहुँचूँ और फिर देखूँ, और वैसे कॉबवेब सी फीलिंग होती है कि फिल्म सी आ गई है, वो विट्रस से हो सकती है और टीयर फिल्म से भी हो सकती है, पर मोस्ट कॉमनली आपकी विट्रस में है। तो एक आप जाके जो जिसने भी आपका ऑपरेशन किया है उनको बोलिए एक पर्दे की जांच करेंगे, रेटिना स्क्रीनिंग करेंगे। पर्दे की जांच डायलेट करके, लिटा के या खड़े होके, एक बड़ी मशीन होती है जो सिर पे बांधते हैं डॉक्टर, और फिर लेंस से आपकी आंख देखेंगे। डायलेटेड एग्जामिनेशन ऑफ रेटिना कराइए। अगर खाली पीवीडी है और पीछे रेटिना ठीक है तो उम्र 4-5 महीने में ये ठीक हो जाएगा, पर अगर पीछे रेटिना में कमज़ोरी आई है तो रेटिना का लेज़र, वो अलग तरीके का लेज़र होता है, वो ज़रूरी है। सो व्हेनेवर यू हैव विट्रस फ्लोटर्स लाइक दिस, एक बारी रेटिना स्क्रीनिंग ज़रूर कराइएगा। ठीक है। और डॉक्टर बबलती, एक टाइम था जब सिर्फ आंखें देखकर ही तमाम बीमारी बता दी जाती थी, पहले आंखों को चेक किया जाता था, और जैसे अभी कॉल्स आ रहे हैं, थायराइड के कॉल्स आए हैं, बीपी, डायबिटीज़। मैं जानना चाहती हूँ बाकी जो बीमारियों से ग्रसित लोग हैं, क्या अपने बच्चों के लिए वो पहले से कोई एहतियात बरत सकते हैं, या इन बीमारियों से ग्रसित लोग किस तरह से आयुर्वेद का सहारा ले सकते हैं ताकि आंखों पर उनके नकारात्मक प्रभाव ना पड़े? अच्छा, ये आयुर्वेद में ये भी बताया गया है, डिसीज़ का जब वर्णन करते हुए जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी बताया हुआ है और कंजेनिटल डिसऑर्डर्स भी बताया गया है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं, तो अगर माता पिता को है या किसी उनका फैमिली में है, वो आगे आने का चांसेस रहता है। फॉर एग्जांपल अभी मैडम ने बताया पहले, अगर मायोपिया है, फादर और मदर दोनों मायोपिक है, तो जैसे बच्चे हैं तो उनको बच्चों को एक बार आँख को चेक करना चाहिए। चेक करने के बाद अगर उनको है तो अप्रोप्रिएट मेजर्स हमें लेना चाहिए। वी हैव टू वेयर द स्पेक्टेकल्स रेगुलरली, और एडवाइस के बाद जो भी करना है वो हमें कंटिन्यू करना चाहिए। साथ साथ में देयर आर सर्टन जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जैसे पर बताया गया है तो ग्लोकोमा। अगर फादर मदर दोनों ग्लोकोमा की सफरिंग है तो द इंडिविजुअल आर द नेक्स्ट प्रोजेनी हैज़ टू बी इवैल्यूएटेड फॉर द ग्लोकोमा। तो अगर कोई ब्लड बॉर्न डिसीजेस है तो ये फैमिली में रन होते हैं। फॉर एग्जांपल वेस्कुलर डिसऑर्डर्स है और सम अदर डिसीजेस जो होता है फैमिली में रन होता है। जैसे बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं, तो जैसे होने के बाद हमें इवैल्यूएट करना चाहिए। तो डायग्नोस होने के बाद उसके लिए फॉर एग्जांपल अर्ली मायोपिया है, तो अर्ली मायोपिया में जैसे मायोपिया का अभी तक जो दुनिया में है उसका एग्जैक्ट कॉजेस क्या है पता नहीं है, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही होता है, जैसे वेयरिंग ऑफ द स्पेक्टेकल्स, टेकिंग द बैलेंस्ड डाइट एंड अदर आई एक्सरसाइज है। हमें ये परिपालन अगर किया गया है तो आगे होने वाला जो प्रॉब्लम्स आंख में है हमें बचा कर सकते हैं। और अनदर कॉमन कंडीशन होता है ग्लोकोमा, दैट आल्सो रन्स इन द फैमिलीज़। सो ग्लोकोमा का हिस्ट्री फैमिली में है, स्पेसिफिकली बच्चों में या आफ्टर द एज ऑफ 40 हमें इंडिविजुअल्स को स्क्रीन करना चाहिए। और उसके भी आजकल का दिन में हमारा समाज में जैसे कैटरैक्ट का इतना अवेयरनेस है, जैसे बाकी डिसीज़ का अवेयरनेस नहीं है। जैसे एग्जांपल अगर पेशेंट डायबिटीज़ के सफरिंग है तो डायबिटीज़ के वजह से मेरा आंख में भी परेशानी हो सकता है। बच्चों में भी अगर डायबिटीज़ के वजह से जुवेनाइल डायबिटीज़ जो बोलते हैं, तो इसके वजह से भी बच्चों में हो सकता है। तो इसी का तमाम हमें एग्जामिन करना चाहिए, फॉलोअप लेना चाहिए, और इसके साथ साथ जो भी हमारा वैद्य का सलाह होता है अगर हम परिपालन करेंगे तो होने वाला डिसीज़ से हम बच सकते हैं। ठीक है, एक आखिरी कॉलर और है हमारे साथ, राजा राम ने बिहार से कॉल किया है। शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। राजा राम जी, बताइए आपका प्रश्न क्या है, सवाल क्या है? राजा राम जी, आप सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, लगता है राजा राम तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर मिश्रा, अब मैं आखिर में कमेंट चाहूँगी, क्योंकि देखिए तमाम बातें आ रही हैं, वो मोतियाबिंद की बात हो, ग्लूकोमा की बात हो, मायोपिया की बात हो, हम कोशिश करेंगे आगे एक एक टॉपिक पर हम और डिटेल में बात कर पाएँ, लेकिन अभी आप इन जनरल जाते जाते और क्या सलाह देना चाहेंगे? इन जनरल मैं ये सलाह देना चाहता हूँ सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी आयु वर्ग के हों, कि सबसे पहले खान पान में जैसे आपकी हरी सब्जियां हैं, या जैसे अभी ठंड के मौसम में गाजर वगैरह है, विटामिन ए सप्लीमेंट्स हैं, या जैसे अपने केले में बीटा कैरोटीन वगैरह होता है, तो वो चीज़ें एक बैलेंस डाइट जैसे सर ने बोला उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और जंक फूड्स का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि आँख हो, कान हो, कोई भी अंग हो, सबको पोषण मिलता है। तो जब आप सही पोषण लोगे तो सुपोषण होगा, नहीं सही पोषण लोगे तो कुपोषण होगा।
तो आपको अपने खान पान, आचार व्यवहार, साथ ही साथ जो मेंटल स्ट्रेंथ है, जैसे आप ध्यान करें या जो भी योग करें या जो भी किसी ऐसी चीज़ का सहारा लें जिससे आपकी जो विल पावर है, मानसिक जो दृढ़ता है वो आपकी थोड़ी सी मजबूत हो, क्योंकि आफ्टर कोरोना कई लोगों को मानसिक दृढ़ता में कमी भी आई है, उसकी वजह से भी इन ऑर्गन्स पे इसका इफेक्ट आता है। और साथ ही साथ अपनी कोई एक हॉबी जो आपकी हो, खासकर एक्सरसाइज से रिलेटेड, जैसे मेरे को डांस की हॉबी है तो मैं डांस करता हूँ 1 घंटा, किसी को बैडमिंटन खेलने की, किसी को किसी चीज़ की है, तो आपको उसमें आप पॉजिटिव एनर्जी महसूस करोगे, पॉजिटिव हार्मोन सीक्रेट होंगे आपकी बॉडी में जो कि आपकी इम्यूनिटी को फिर स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो इन सब चीज़ों का एक्यूमुलेटिव इफेक्ट आता है इन सारी चीज़ों को, तो उसका ध्यान देते हुए, और होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिवेंशन के लिए भी है, तो वो भी आप आकर के हमारे नेहरू होम्योपैथी में आप आके मेडिसिन ले सकते हैं, तो इसके साथ ही आपको बहुत ही फ़ायदा पहुँचेगा। ये मेरी सलाह है। प्रोफेसर सिंह, अभी आपने मोस्टली कवर कर ही लिया है, पर मैं ये बात करना चाहूँगी, कोरोना ने बहुत कुछ हमारा नुकसान किया है पर बहुत कुछ सिखाया भी है। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 ने हमारे को बहुत सारी एंटीबायोटिक्स दी थी, कोरोना ने हमारे को बहुत सारी समझ दी है। और इस एपिडेमिक में जो भी स्टडीज़ अभी तक शुरू हो गई हैं, यानी 2021 और 22 में 2.5 से 2 गुना मायोपिया बढ़ गया है बच्चों में, और इसका डायरेक्ट लिंक पाया गया है टू कंप्यूटर टाइम एंड रिडक्शन ऑफ आउटडोर टाइम। ये हमें पहले भी पता था पर अब बिल्कुल सामने आ गया है और वो एविडेंस बन के आ गया है, बिकॉज इस 2 साल में ये सब हुआ है कि लोग अंदर बंद रहे हैं। तो क्योंकि ये सीख मिली है, इस सीख को हम यही कर सकते हैं कि बच्चों में जो WHO की गाइडलाइंस हैं और इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने भी गाइडलाइंस निकाली हैं इसकी, कि छोटे बच्चों को 2 या 3 साल की उम्र से पहले कोई भी टीवी मत दिखाइए। अक्सर होता है माँ बाप के पास समय नहीं होता, सब वर्किंग होते हैं कि बच्चा खाना नहीं खा रहा, चलो टीवी में गाना लगा दो, बच्चा खाना खा लेगा। 2 साल की उम्र से नीचे या 3 साल की उम्र, उसको प्लास्टिक आई स्टेज बोलते हैं, उस टाइम पे टीवी नहीं दिखाइए। किताबें पढ़ा दीजिए, कुछ और एक्टिविटी दे दीजिए, गाना गाइए, डॉक्टर साहब ने कहा डांस करिए, कुछ और करिए, टीवी और मोबाइल फ़ोन मत दीजिए। नंबर 2, लिटिल ओल्डर पीपल, जो स्कूल एज गोइंग है, 9 साल से पहले सब बच्चों का एक बारी विजन टेस्ट ज़रूर होना चाहिए। और किसी में अगर नंबर है तो ये माँ बाप को लगेगा कि बच्चे की मेरा मजाक उड़ाएंगे, बच्चे को चश्मा लग गया, ऐसा कुछ नहीं है। मजाक उड़ाएंगे तो उड़ाने दो, बच्चे की ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है। और इस स्टेज में कई बार एट्रोपिन आई ड्रॉप्स का भी अब स्टडीज़ आ रही हैं, उसका इस्तेमाल करके चश्मे का नंबर रुक सकता है। पर जैसे दोनों हमारे विशेषज्ञों ने बोला, सही अर्ली स्टेज पे पिकअप हो जाए। और लेटर स्टेज में जैसे बात हुई कि प्लीज़ फॉर गॉड सेक दवाई जो भी लिखी हो, स्टेरॉइड्स या कोई भी दवाई का सेवन मत करिए। हर हिंदुस्तानी नागरिक हमारे देश के डॉक्टर अपने आप बन जाते हैं। एक बार दवाई ली, हाँ इसका आराम आया, हम दवाई डालते रहेंगे, मत करिए। हमें 20 साल लगते हैं डॉक्टर बनने में, एक दिन में डॉक्टर कोई नहीं बन सकता है। सो सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन मत करिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये आयुर्वेद में सिर्फ आंख का रक्षण नहीं है, ये बताया गया है समदोष समाग्निच्य समधातु मलक्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वस्थ इत्यादि इसे बताया गया है। तो आपका शरीर को रक्षण करने के लिए प्रतिनित्य व्यायाम करिए, और दोष को कंट्रोल रखने के लिए हमारा मन को शांत रखिए, और साथ साथ में प्रतिनित्य हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। इसके हम आंख का परेशानी भी दूर हो सकता है, साथ साथ में सार्वदेही के जो भी हमारा परेशानी है वो कम्प्लीटली आराम हो सकता है। बिल्कुल, यानी पौष्टिक आहार लीजिए, मन को भी खुश रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्टिविटीज़ हैं वो आउटडोर भी करने की कोशिश कीजिए, और बिना डॉक्टरी सलाह के किसी भी दवाई का इस्तेमाल ना कीजिए। और जितने समय के लिए वो दवाई बताई गई है उतने ही समय के लिए इस्तेमाल कीजिए, अपने मन से उसको आगे इस्तेमाल करना जारी ना रखें। फिर से डॉक्टरी सलाह लें। तमाम सलाह और उपाय आज दिए गए हैं, उन्हें अपनाइए। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आपकी जो आंखें हैं उनकी हिफाजत आप करेंगे, वो भी सेहतमंद रहेंगी, और ये खूबसूरत दुनिया के तमाम रंग आप, मैं कहूँगी, लंबी उम्र तक देख सकेंगे। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मैं कहना चाहूँगी इतनी ज़रूरी सलाह और सुझाव हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो सही उपाय अपनाकर और लक्षणों को सही समय पर समझकर आंखों की समस्या से बचा जा सकता है। फिलहाल ये जो कार्यक्रम है इसे आप YouTube पर भी देख सकते हैं, अपनी राय सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगले अंक में आयुष्मान भव में हम बात करेंगे स्टमक इन्फेक्शन की। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।